हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल हमने मॉडल एक्जुलरीज के अंदर प्राइमरी एक्जुलरीज को जाना था कि प्राइमरी एक्जुलरीज क्या होती है। हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइमरी एक्जुलरीज का यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पार्ट 2 में जानेंगे मॉडल एक्जुलरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉडल एक्जुलरीज की डेफिनेशन क्या होती है। अ वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड अ मॉडल एक्जुलरीज। मतलब ऐसी एक्जुलरीज जो बोलने वाले के दिमाग की स्थिति को या उसकी वास्तविक स्थिति को बताता है, उसे हम मॉडल एक्जुलरीज कहते हैं। ये मुख्यतः 13 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कैन, नंबर 2 कुड, नंबर 3 मे, नंबर 4 माइट, नंबर 5 सेल, नंबर 6 शुड, नंबर 7 बिल, नंबर 8 वुड, नंबर 9 मस्ट, नंबर 10 ऑट टू, नंबर 11 यूज टू, नंबर 12 नीड और नंबर 13 डेयर। कुछ बुकों में हैज टू, हैव टू और हेड टू इस तरीके की मॉडल एक्जुलरीज दी गई होती है, लेकिन जो अपना सिलेबस है उसमें केवल और केवल 13 टाइप्स की ही एक्जुलरीज दी हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाई हैं। अब इन मॉडल एक्जुलरीज की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि ये सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं वो परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, प्रॉमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, प्रोविज़न, विश, प्रेयर, ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन के बारे में बता रहे होते हैं। परमिशन जैसे कि आज्ञा लेना, तो जहाँ आज्ञा ली जाएगी वहाँ एक अलग तरह की एक्जुलरीज लगेगी। एबिलिटी जहाँ योग्यता की बात की जाएगी वहाँ अलग तरह की एक्जुलरीज लगेगी। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, सजेशन सुझाव के लिए, एडवाइस सलाह के लिए, प्रॉमिस वायदा के लिए, इंटेंशन हमारी इच्छा के लिए, रिक्वेस्ट किसी से प्रार्थना करने के लिए, नेसेसिटी आवश्यकताओं के लिए, प्रोविज़न निषेध के लिए, विश जो होती है वो शुभकामना होती है, प्रेयर जो होती है वो प्रार्थना होती है, ड्यूटी जो होती है वो कर्तव्य होती है और ऑब्लाइजेशन भी हमारा कर्तव्य होता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसमें डिफरेंट होता क्या है, एक्जुलरी वर्ब में डिफरेंट क्या होता है। जैसे मान के चलिए हमने किसी सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगाई, तो हम देखेंगे कि इज के साथ में आईएनजी आता है। जैसे राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन जब हम एक्जुलरीज वर्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर हम केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो उसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं कि राम कैन सिंग अ सॉन्ग, यानी कि जैसे पहला वाला वाक्य था कि राम गाना गा रहा है, तो हमारी जो एक्जुलरीज है वो ये दर्शा रही है कि राम गाना गा सकता है। तो एक्जुलरीज के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस वर्ब का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। चलिए अभी हमने जाना था कि जो हमारी मॉडल एक्जुलरीज जो होती हैं वो 13 प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे कि इन 13 प्रकार की एक्जुलरीज का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन की, जो कि हमारे नंबर 1 पर है। जो कैन होता है उसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, इन सभी शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम ग्रामर के तौर पर देखेंगे तो कैन का जो शाब्दिक अर्थ है वो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, इनमें से कोई भी हो सकता है। चलिए ये तो बात हुई उसके अर्थ की। अब हम जानेंगे कि किन स्थानों पर कैन का प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी वाक्य में किसी सब्जेक्ट की योग्यता की बात की जा रही हो, क्षमता की बात की जा रही हो, अनुमति की बात की जा रही हो या संभावना की बात की जा रही हो, तो वहाँ उस सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि योग्यता क्या होती है। योग्यता मतलब यदि किसी व्यक्ति के दिमाग की बात की जा रही है कि वह 4 घंटे तक पढ़ सकता है, तो पढ़ना क्या होता है, एक योग्यता होती है, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी, ताकत। जैसे मैं 20 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ, तो ये हमारी क्या हुई, क्षमता हुई। तीसरे नंबर पे हमारी आती है परमिशन यानी अनुमति। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से किसी भी चीज़ की आज्ञा लेते हैं तो वो हमारी परमिशन कहलाती है।
और चौथे नंबर पे आती है संभावना। संभावना का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यदि किसी वाक्य में संभावना की बात की जाती है तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है सी कैन स्पीक संस्कृत, कि वह संस्कृत बोल सकती है। तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है, उसकी योग्यता दिखाई दे रही है, एबिलिटी दिखाई दे रही है, इसीलिए सी के साथ में कैन का प्रयोग किया गया। दूसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आई कैन स्विम 2 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, कि मैं 20 मिनट में 2 किलोमीटर तैर सकता हूँ। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी जो मेरी कैपेसिटी दिखाई दे रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए आई के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यू कैन वेट इन माई ऑफिस, आप मेरे दफ्तर में प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी परमिशन है। तो जहाँ परमिशन की बात होती है वहाँ भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड कैन बी एनीवेयर नाउ, यानी कि जो खोया हुआ बच्चा है वो आसपास कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, संभावना की बात हो रही है। तो जहाँ संभावना की बात होती है वहाँ भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अभी हमने कैन के बारे में जाना। अब कैन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है हमारा कुड। जैसा कि हम जानते हैं जो कुड होता है वो कैन का अपोजिट होता है। तो इसीलिए इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो सका होता है। अब इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये कैन का पास्ट होता है। कैन का पास्ट मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ प्रेजेंट में यूज़ की जाती है वहाँ कैन का प्रयोग किया जाता है। अब उन्हीं चीज़ों को जब पास्ट यानी भूतकाल में दर्शाया जाता है तो वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल था कि सी कैन स्पीक संस्कृत, तो वो संस्कृत बोल सकती है। तो बोल सकती है तो क्या था, प्रेजेंट है। तो अब वो अगर मान के चलिए वो यही बात कहती कि वो 2 साल पहले संस्कृत बोल सकती थी, तो वहाँ पर क्या होगा, कैन की जगह पे कुड का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी चीज़, इसका प्रयोग भूतकाल की योग्यता या क्षमता, वही बात आ गई जो मैंने बताया था कि संस्कृत 2 साल पहले बोल सकती थी, ये योग्यता हो गई, ठीक। तथा वर्तमान काल के विनम्र अनुरोध को व्यक्त करने के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में किसी दूसरे व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करता है यानी विनम्र अनुरोध करता है तो उसके साथ में कुड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 ईयर एगो आई कुड रीड विद आउट स्पेक्टल्स, कि 2 साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। तो ये मेरे अंदर क्या थी, क्षमता थी, लेकिन आज मेरे अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि ये भूतकाल की बात हो रही है। भले ही उसकी क्षमता को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आई के साथ में कुड का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि आई कुड सी हिम थ्रू द विंडो, मैं उसे खिड़की से देख सका, ये भी पुरानी बात हो रही है। यहाँ पर भी क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी आई के साथ में कुड का प्रयोग किया जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कुड यू शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। अब हमें किसी से ज़रूरत है, तो जब हमें ज़रूरत होगी तो स्वाभाविक सी बात है हम उसे विनम्र निवेदन करेंगे। तो वही बात होती है कि जहाँ विनम्र निवेदन की बात आती है वहाँ पर भी कुड का प्रयोग किया जाता है, और वो विनम्र निवेदन भी प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि वो प्रेजेंट में उससे बात कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अभी हमने कैन के बारे में जाना कि कैन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने कैन के पास कुड के बारे में जाना। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा मे आता है। मे जिसका अर्थ भी सकता होता है, यानी कि कैन का अर्थ भी सकता होता है, मे का अर्थ भी सकता होता है। तो अब ये कन्फ्यूजन का विषय हो गया कि हम कैन लगाएंगे कि मे लगाएंगे, लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंट ये होता है कि मे जो होता है वो कैन से अधिक फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, यानी कि अधिक व्यवहार को दर्शा रहा होता है। अब बात आती है कि मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो मे का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर कोई अनुमति मांगता है, जैसे हम क्लास में भी जाते हैं तो मे आई कम इन इस टाइप से वर्ड बोलते हैं, तो अनुमति मांगने के लिए, आज्ञा देने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए, कामना, इच्छा या आशा प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। क्या बताया मैंने, मे का प्रयोग
अनुमति मांगना, आज्ञा देना, संभावना प्रकट करना, कामना, इच्छा या आशा प्रकट करने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या मांगी, एक अनुमति मांगी। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो। तो ये क्या, एक आज्ञा है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है, सी मे लाइक इट, कि वह इसे पसंद करती है। तो ये इस चीज़ की क्या एक संभावना है कि हो सकता है कि वो उसे पसंद भी करती हो और हो सकता है कि वो उसे नापसंद करती हो। चौथा हमारा एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग, कि आप लंबी उम्र तक जियो। तो ये हमारी क्या है, एक कामना है कि आप लंबी उम्र तक जिएं। तो इन सभी चीज़ों पर मे का प्रयोग किया जाता। चलिए अभी हमने मे के बारे में जाना। अब मे के बाद जो अगला एग्जाम्पल आता है वो हमारा माइट आता है। माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है। जैसे मे माने सकता है होता है, उसी तरीके से माइट माने सका होता है। तो मे के पास्ट के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट क्या होता है भाई, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अलावा इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे का पास्ट टेंस जो होता है माइट होता है। जैसे हमारे पास कोई डायरेक्ट दिया हुआ है तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई डायरेक्ट है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी में गो टुडे। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही का ही हो जाएगा, सेड का सेड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट हो जाएगा, सी की जगह पे सी हो जाएगा। और क्योंकि मे को माइट में चेंज कर देते हैं इसीलिए मे की जगह पे माइट आ जाएगा, गो का गो हो जाएगा और टुडे का दैट डे हो जाएगा। ये तो बात हुई कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे का पास्ट फॉर्म जो होती है वो माइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, जब किसी वाक्य में जो मेन वर्ब हो अगर वो पास्ट में होगी तो वहां हम माइट का प्रयोग करते हैं। क्या बताया मैंने कि जब किसी वाक्य में मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में होती है तो वहां पर माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी थॉट द थीफ माइट बी हिडिंग इन द हाउस। बी थॉट यानी कि हम लोगों ने या हमने, थॉट माने सोचा, क्या सोचा, द थीफ की जो चोर हैं, माइट भी मतलब हो सकते हैं, हिडिंग माने छिपे हुए, इन द हाउस इस घर में, यानी कि हम लोगों ने सोचा कि चोर घर में छिपा हो सकता है। चलिए तीसरी बात समझते हैं कि माइट जो होता है वो मे की अपेक्षा अधिक हल्की संभावनाओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अधिक हल्की संभावना कि ये काम हो भी सकता है और ये काम नहीं भी हो सकता है। जैसे यू माइट मीट स्नैक इन द फील्ड। यू माने तुम्हें, माइट मीट यानी आप लोगों को या तुम्हें खेतों में सांप मिल सकते हैं, यानी मिलने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। तो जहां हल्की संभावना की बात की जाती है वहां पर भी माइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मे को जाना, माइट को जाना, कैन को जाना, कुड को जाना। चलिए 5वें नंबर पे जो हमारा आता है वो 5वें नंबर पे हमारा सेल आता है। सेल ये जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है और इसका हिंदी में अर्थ गा गी गे होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सेल गो टुमारो, जैसे मैं कल जाऊंगा, ठीक है, पीछे गागी के आ गया, आई आ गया, तो इनके साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा और क्या नियम होता है, तो ये याद करने वाली बात है कि यदि किसी वाक्य में अवश्य, वायदा, वचन, आज्ञा या धमकी आ जाए, यदि किसी वाक्य में अवश्य, वायदा, वचन, आज्ञा या धमकी आ जाए तो ही, शी, इट, दे और यू के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ में नहीं किया जाएगा, किसके साथ में किया जाएगा, ही, शी, इट, यू और दे के साथ में, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे तुम्हें इनाम मिलेगा, तो ये क्या है, एक तरीके से वायदा या वचन दिया जा रहा है। तो जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो इसकी अंग्रेजी बनेगी यू शैल गेट अ प्राइज।
ठीक है, क्योंकि यहाँ वायदे की बात हुई थी, इसीलिए यू के साथ में सेल का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आज्ञा का समझते हैं कि वह गंदा कपड़ा धोएगी। ये हमने क्या किया, सामने वाले को आज्ञा दी है, तो इसकी क्या बनेगी, सी सेल वॉश डर्टी क्लॉथ्स, कि वह गंदे कपड़े धोएगी। इसी तरीके से अगर हम किसी को धमकी देते हैं तो धमकी देने की क्या होती है कि देर से आने के लिए वह भुगतेगा, यानी अगर वो देर से आएगा तो वही भुगतेगा। तो इसकी क्या होगी, ही शैल सफर फॉर कमिंग लेट। इस तरीके से आपने जाना कि यदि किसी वाक्य में अवश्य, जरूर, वायदा, धमकी, दृढ़ निश्चय, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाते हैं तो आई वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है।